नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अब लगभग तय है। ये तय है कि शायद दूसरे राउंड की बातचीत बहुत जल्दी होगी। लेकिन इस बातचीत के अराउंड जो इश्यूज हैं, जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जिनको लेके दोनों के दरमियान कशीदगी बनी हुई थी, जिस डिफरेंस को पाटना मुश्किल हो रहा था, उसको लेके कई सारे लीक्स जो हैं वो आने लगे हैं। लीक्स दोनों तरफ से हो रही हैं। ईरान जनरली जो एशियन मीडिया है या उनके जो मीडिया है उनके थ्रू लीक्स कर रहा है। अमेरिका जो अपने यानी रॉयटर्स और एएफपी जो वेस्टर्न प्रेस है उसके थ्रू लीक्स कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये लीक्स और काउंटर लीक्स के दरमियान में ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसमें फाइनल डिसीजन क्या हुआ है। अब आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि उनको यह खबर दी गई है कि ईरान ने यह कहा है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका को सौंप देगा। अब सबसे पहले तो यह है कि अब ये कितना क्रेडिबल है नहीं है इस पे बाद में आएंगे। मैंने भी अपने सोर्सेज से बात की है ईरान में और अमेरिका का अपना क्लेम है। लेकिन पहले हम इस बात पे आते हैं कि ये सिचुएशन आया कैसे। JCPOA डील जो अमेरिका और जो बाकी वर्ल्ड पावर के साथ ईरान ने साइन किया था, उसमें ईरान के न्यूक्लियर यानी एनरिचमेंट कैपेसिटी पे एक कैप लगा हुआ था कि आप इतने % तक ही यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होगा, हाईली एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होगा, वो आपको थर्ड कंट्री प्रोवाइड कर देगी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, जो इस केस में रशिया था। यानी आप 3.75 जो 74 के आसपास आप % जो है वो एनरिच कर सकते हैं। 20% एनरिच यूरेनियम आपको अगर फ्यूल के लिए चाहिए वो थर्ड कंट्री प्रोवाइड करेगी और उसके ऊपर एनरिचमेंट का आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान ने वो ऑलरेडी कर रखा था। उस डील को फाड़ के फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से वही डील करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नो एनरिचमेंट। ईरान ने कहा है कि भाई नो एनरिचमेंट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब ये बात उभर के आ रही है कि दोनों के दरमियान एक इस बात पे हो रही कि 5 साल के लिए ईरान एनरिचमेंट सस्पेंड कर सकता है और उसके बाद एनरिचमेंट चालू कर सकता है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये 20 साल के लिए आपको एनरिचमेंट सस्पेंड करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी खाई यहाँ पे दिख रही है कि ईरान ये कह रहा है कि हम अगर सस्पेंड करेंगे तो 5 ईयर्स के लिए करेंगे और उसके बाद हम एनरिचमेंट करने लगेंगे। जो हमारा राइट है एनपीटी के सिग्नेटरी के तहत, जो हमारा राइट है उसको हम अवेल करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि 20 साल होना चाहिए। पहले तो अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि इसमें सनसेट क्लॉज नहीं होगा। सनसेट क्लॉज कहने का मतलब ये होता है कि जो भी इस तरह की कोई डील है कि जैसे आपने कहा कि 20 साल के लिए आप नहीं कर सकते, तो सनसेट क्लॉज लगा दिया कि भाई उसके बाद आप कर सकते हैं, यानी उसका सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो गया उस डील का। अमेरिका पहले सनसेट क्लॉज के लिए रेडी नहीं था, अब ये कह रहा है कि 20 साल का क्लॉज लगाएंगे। ईरान जो कह रहा है कि हम 5 ईयर्स का करेंगे। तो यहाँ पे भी मामला फंसा हुआ है। अब देखना है कि इस खाई को किस तरह से पाटा जा सकता है। हालांकि ये इतनी बड़ी इशू नहीं है, इसको पाटा जा सकता है। रही बात न्यूक्लियर फ्यूल की कि तेहरान में जो नया रिएक्टर है उसके लिए 20% एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होगा। तो अगेन ये JCPOA में जिस तरह के प्रावधान थे कि थर्ड कंट्री दे सकता है, वो चीज़ यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होगी जब सॉलिड सैंक्शन रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पे। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने सिर्फ इसलिए एनरिच किया था क्योंकि अमेरिका ने अपना साइड ऑफ बार्गेन नहीं रखा JCPOA में। अगर वो विड्रॉ नहीं करता तो ईरान जो है वो यूरेनियम को हाईली एनरिच्ड नहीं कर रहा था। बहुत सिंपल सी बात थी। बार बार जो अमेरिका के अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने भी अपने प्रूफ में कहा कि बिल्कुल डील जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन ओबामा से इतनी हसद थी, ओबामा से इतना जेलसी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस बढ़िया डील को फाड़ के फेंक दिया। एनीवे, तो अब यह है कि ईरान ने 400 किलो यूरेनियम जो है उसको हाईली एनरिच कर लिया है। जो यूरेनियम अपने अलग फॉर्मेट में डाइल्यूट करके ईरान के कई हिस्सों में कनस्तर वगैरह में उसके लिए स्पेशल कनस्तर बनती है। आपको याद होगा हमने ईरान से जब रिपोर्ट की थी तो आपको बताया था कि किस तरह से रखा गया है। उसी यूरेनियम को चुराने की कोशिश अभी हुई थी इस्फहान में, जो अनसक्सेसफुल रही, जिसको बाद में अमेरिका ने कहा कि हमने पायलट को वो कर लिया। एक्चुअली वहाँ पे कोशिश वही एनरिच्ड यूरेनियम को, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को बाहर निकालने की थी। अब ये अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ये कहा है कि हम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम आपको सौंप देंगे। लेकिन ईरान में जो हमारी बातचीत हुई है जिन लोगों से, वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ईरान का वही मौक़िफ़ है, वही स्टैंड है जो पहले था कि हम
आईएईए के सुपरविजन में ईरान के अंदर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को लो एनरिचमेंट पे लाके, यानी 3.73 से 3.75% जो अग्रीएबल हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उतने तक हम लाके रख देंगे। लेकिन हम वो होगा ईरान उसके अंदर। तो अब ये बहुत बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि उनको जीत मिली हुई है। हालांकि जब ये सिचुएशन ही नहीं था, अब ये उस तरह से ही है कि मतलब 2 से आपने कोई चीज़ को 4 किया, फिर 4 से कोई 6 लेके चला गया और वापस आप 2 पे आ गए, तो आप कह रहे हैं कि भाई देखें उसने तो 4 किया था, हमने 2 कर दिया। जब हाईली इनरिच्ड यूरेनियम ही नहीं था ईरान के पास, तो वो तो ईरान ने लेवरेज के लिए ही किया जब आपने डील से वापस ले ली। अब अगर डील के अंतर्गत उसको वापस लो एनरिच्ड बनाया जाएगा, तो ये तो उसी सिचुएशन पे पहुंच गए जिस सिचुएशन में थे 2016 में। बट एनीवे, अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो हमें सौंप दिया जाएगा। ईरान ये कह रहा है कि हम आईएईए के सुपरविजन में उसको लो एनरिचमेंट पर ले आएंगे। ये बातचीत इस लड़ाई से पहले भी हो चुकी थी। 26 तारीख को जो बातचीत बनी लास्ट, जिसके बाद 28 को इसने हमला कर दिया, उस 26 तारीख के बातचीत में ईरान ने ये बात कहा था कि ये वाला तो प्रोसेस उसने तब भी ऑफर दिया था। तो जाहिर है कि यानी लड़ने के बाद, हमला करने के बाद अगर आपको वही वापस से मिल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे इसको जीत की तरह प्रेजेंट करेंगे अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को। हालांकि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उनसे उतना उनको डर नहीं है, क्योंकि वो उनके ही बराबर यानी उनका मेंटल कैपेसिटी है। लेकिन जाहिर है कि एक लार्जर जो वोटर बेस है अमेरिका में, वो इसको किस तरह परसीव करता है और क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप के डिफीट की तरह से लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मामला अटका हुआ है। अच्छा, हॉर्मुज पे भी ये है कि अमेरिका ने प्रपोजल दिया है कि हम दोनों मिलकर इस पे टोल लगाएंगे। ईरान ने कहा भाई तुम्हारी कोई सॉवरेनिटी ही नहीं है, तो तुम इस पे टोल लगाओगे नहीं, हम लगाएंगे और हम इससे पैसा कमाएंगे। या तो ये दो या रिपरेशन दो। अब उस पर भी मामला फंसा हुआ है। तो अब देखना है कि ये एक जो लार्जर फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, वो उस पर बात कहाँ तक जाती है, यानी उसमें कहाँ तक यानी उसमें कितने आगे तक पहुंचते हैं, और इस बार की मुलाकात में क्या फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। जो अमेरिका के अंदर इसको लेकर रिएक्शंस हैं, वो भी बड़ी वो हैं, यानी वेरीड हैं। जाहिर है कि अपना जो इनका बेस है, वो उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर है। लेकिन अब जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने वो अब ये कह दिया है कि जो यूएस ने ब्लॉकेड के ऊपर में ब्लॉकेड लगाया है, ये लार्जली सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान लिंक्ड वेसल्स जो हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं। हालांकि कुछ वेसल्स रुकी भी हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लॉकेड जो है वो नहीं देखा गया है। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग ने ये कंफर्म किया है कि ईरान लिंक्ड 2 वेसल्स जो हैं वो पर्सियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वो निकले हैं। LNG टैंकर जी समर पास बिटवीन लड़क एंड काशम आइलैंड, और अब हांगलू सुपर टैंकर जो है वो भी यहाँ से निकलता हुआ दिखा गया है। इंटरनेशनल डाटा इसको यानी इसकी तस्दीक जो है वो करती है। इसके अलावा 2 और यानी कल रात जो इंटरनेशनल ट्रैकिंग ग्रुप्स हैं, उन्होंने 2 और टैंकर्स के नाम लिए और उन्होंने कहा है कि ये भी यहाँ से गुजरी हैं। विजुअल कंफर्मेशन लिख रहा है टैंकर ट्रैकर्स की विजुअल कंफर्मेशन, ईरान हैज शिप्ड आउट 9 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम फ्लोटिंग स्टोरेज इन द गल्फ ऑफ ओमान सिंस द ऑयल ब्लॉकेड स्टार्टेड। 9 मिलियन बैरल ईरान ने एक्सपोर्ट किए हैं। याद रहे, ईरान का डेली एक्सपोर्ट करीब करीब 2 मिलियन बैरल के आसपास है। तो यानी ये 4.5 दिन के वर्थ का तेल उसने निकाला है, और 4.5 दिन ही हुए हैं अभी यानी ब्लॉकेड के। अच्छा, वो भी उसने दोबारा कंफर्म किया है कि ईरानियन टैंकर्स आर स्टिल एग्जिटिंग वाया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनटू गल्फ ऑफ ओमान टू अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। वी काउंट 3 दैट डिड जस्ट दैट इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। 3 और टैंकर्स जो हैं वो निकल के वहाँ पे खड़ी हैं। अब वो आगे कैसे काम करेगी उसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस ले रही हैं। इस बीच में रॉयटर्स ने कंफर्मेशन दी है कि जो भारत को तेल मिला है, और ये कई सालों के बाद, मेरे ख्याल से 2 मिलियन बैरल जो है वो ऑलरेडी अनलोड हो चुका है, और मेरे ख्याल से अभी 5 मिलियन बैरल्स जो हैं और अनलोड होने हैं। और भारत ने इसकी पेमेंट युआन में की है, जैसा कि डिमांड किया था ईरान ने। युआन में पेमेंट हुई है, और उसके बाद और मार्केट रेट से 100 के रेट से पेमेंट हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि ये इसकी तस्दीक जो है वो रॉयटर्स कर रहा है कि भारत ने युआन में पेमेंट किया। हालांकि गवर्नमेंट इस पे अग्री नहीं करेगी, गवर्नमेंट इस पे कमेंट नहीं करेगी, नहीं करना भी नहीं चाहती।
इससे एक और चीज़ जो वहाँ पे हो रही है वो ये है कि डिप्लोमेसी को चांस देने की बात हो रही है, लेकिन बड़ा एक क्लियर ईरान के अंदर जो अप्रोच दिख रहा है वो ये है कि वॉर के लिए वो फिर से रेडी हैं। बहुत बड़ी लेवल पे जो ये मिसाइल सिटीज़ वगैरह के जो गेट्स थे जिनको डिस्ट्रॉय वगैरह किया गया था, उनको रबल्स को हटा के उनको रिबिल्ड किया जा रहा है। चाइनीज़ मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जा रही है, और जो लॉन्चर्स वगैरह अंदर हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। कल इनफैक्ट ये देखने को मिला कि ईरानियन लॉन्चर्स जो थे वो लॉक्ड एंड रेडी थे इज़राइल पे हमला करने के लिए, क्योंकि कल ये प्रेशर डाला जा रहा था कि इज़राइल जो है वो घोषणा करे सीज़ फायर की। अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, क्योंकि अमेरिका ये बातचीत ईरान ने बिल्कुल कह दिया था कि बिना उसके बातचीत नहीं हो सकती। तो अमेरिका ने नेतन्याहू को कहा अगर वो रेडी नहीं होता तो कल से हमला शुरू होने वाला था इज़राइल के ऊपर। और ये यानी बहुत क्लियर एक वो बोला गया है ईरान की तरफ से कि ऑल द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी काउंटेड एज वन एंटिटी, और इसके बीच तफरका पैदा करने की कोई भी कोशिश जो है वो नाकाम रही है। एज आई सेड, वो ईरान इसको इस तरह से देख रहा है कि अगर गन के उस पे चोट पे भी अगर इज़राइल को मजबूर किया जाए तो डिप्लोमेसी के लिए, तो वो वहाँ पे ये रास्ता जो है वो चुनने को तैयार है। वही हिजबुल्लाह भी चुन रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि जाहिर है कि इज़राइल के अंदर में इस यानी जो सीज़ फायर हुई है लेबनान में, उसको लेके कशीदगी है उनके अपने यानी कैबिनेट में कशीदगी है। कैबिनेट में वोट नहीं लिया गया और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कर दिया कल कैबिनेट में। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट को री अनाउंस कर दिया नेतन्याहू ने वहाँ पे कैबिनेट में, और उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ वहाँ कैबिनेट में। कई लोग उसका विरोध करते रहे। अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने कहा कि बहुत क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस गवर्नमेंट्स प्रॉमिसेस कोलैप्स इन रियलिटी। अपोजिशन अविगार लिबरमैन ने भी यही कहा है कि ये द सीज फायर इन लेबनान इज अ बिट्रेयल ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न इजराइल। यानी ये जो एक इंटरनल जो स्क्वैबल है वहाँ पे देखने को मिल रही है। कल एक वोट जो है वो और हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वोट हुआ, जो आपको याद है सीनेट में एक दिन पहले हुआ था वॉर पावर को लेके, और वो डिफीट हो गई थी 47-52 से। उसमें बड़ा सिंपल सा ये है कि एक डेमोक्रेट सीनेटर ने रिपब्लिकन्स के साथ कॉकस करके वोट किया, और एक रिपब्लिकन सीनेटर ने डेमोक्रेट के साथ कॉकस करके वोट किया। लेकिन हाउस में वोट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हालांकि वो भी फेल हो गया एक वोट से इजराइल के हक में, यानी वॉर के हक में 214 वर्सेस 213 वोट से वो पास हो गया। लेकिन याद रखें कि वहाँ रिपब्लिकन मेजॉरिटी 5 की है, और 5 रिपब्लिकन रादर 6 रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में वोट किया। अब आप कहेंगे कि फिर 5 की मेजॉरिटी थी और इन्होंने जब अगेंस्ट में वोट किया तो फिर ये पास कैसे हो गया एक वोट से? तो वो एक डेमोक्रेट कांग्रेसमैन ने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट किया, इजराइल के हक में वोट किया, और इसलिए ये पास हो गया। ये जो हैं इनका नाम है जेरेड गोल्डन, और माइंस स्टेट से आते हैं, और इनको $1 मिलियन पैसा जो है AIPAC ने दिया है, जो यहूदी लॉबी है। और यहूदी लॉबी जो दूसरे यहूदी लॉबी दीगर यहूदी लॉबी ने अनदर $2 मिलियन इनको दिया है। तो कैसे अमेरिका में डेमोक्रेसी खरीदी जाती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक ये प्रेशर इजराइल पे बन रहा है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से ये जो यानी पब्लिक सेंटिमेंट है वो प्रेसिपिटेट कर रही है पॉलिटिकल एक्शन में, ये अमेरिका में होते हुए नहीं दिख रहा। हालांकि अभी तक पब्लिक सेंटिमेंट भी इजराइल के अगेंस्ट इतनी नहीं थी, लेकिन अभी जो कई पिछले 40 दिनों में जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो दिखा है वो बहुत ही एक्यूट है, और उससे ये पता चल रहा है कि ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो अब प्रेसिपिटेट पॉलिटिकल एक्शन में भी करने लगी है। और कुछ दिनों में रिपब्लिकन सीनेटर्स और कांग्रेसमैन पे भी दबाव बनेगा कि वो इजराइल के अगेंस्ट में वोट करें। और अब देखना है कि उसका फिर असर इजराइल पे क्या पड़ता है। जाहिर है इजराइल इसीलिए डेस्परेट भी है, उसको लगता है कि ये लास्ट मेरे पास मौका है, क्योंकि इसके बाद अगर पॉलिटिकल सिनेरियो अमेरिका में बदल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल सिनेरियो एंटी इजराइल हो रहा है, तो शायद वो अपने जेनोसाइड और इस तरह की चीज़ें दोबारा ना कर पाए। दिस इज़ द लास्ट
जनरेशन ऑफ लीडर्स जो उसको इम्प्यूनिटी से काम करने देंगे। हालांकि उसमें भी आप देख रहे हैं लगातार अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बयान दे दिया, लगातार बयान भी दिया, फिर पोलैंड के पार्लियामेंट में हुआ, यानी लगातार क्रिटिसिज्म जो है अब इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। जो चीज़ पहले फुसफुसाहट में कही जाती थी, जो दबी जुबान कही जाती थी, वो अब बहुत क्लियरली सामने कही जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस डायलॉग में ये है कि फिर से वही जैरेड कुशनर और विटकॉफ जाएंगे, जिनके बारे में ये सब कहते हैं कि तो फिफ्थ कॉलम है, ये इजराइल के लिए काम करता है। टाइम मैगजीन ने आज उस पर एक प्रोफाइल उन दोनों का किया और जिसमें लिखा है, इट इज़ नॉट वर्किंग, डिप्लोमैट्स फियर ट्रम्प्स ईरान इन वॉइस आर मेकिंग थिंग्स वर्स। यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका के डिप्लोमैट ही ये बात कह रहे हैं कि उसके जो एनवॉय हैं यानी विटकॉफ और कुशनर है, वो मामले को और ख़राब कर रहे हैं। यानी दुनिया के दूसरे ममालिक छोड़ दें, ईरान को छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, इवन जो अमेरिकी डिप्लोमैट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो इतनी हिम्मत नहीं है उनको कि ये ओपनली कह सकें कि ये फिफ्थ कॉलम है, लेकिन हमें आपको पता है कि ये किसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।